हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत थर्ड जो हमारी बुक है और उसी का हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और चैप्टर नंबर थर्ड को हम लोग आपका देख रहे थे। इसमें हम पढ़ रहे थे ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना है, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों पर अपना शासन चलाया, उसके विषय में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने देखा कि किस तरीके से आपका मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की जो आपकी दीवानी थी वो प्राप्त कर ली। उसके बाद हमने कंपनी की आमदनी का स्रोत देखा कि क्या सोर्स ऑफ इनकम है कंपनी की, तो वो टैक्स कलेक्शन बेसिकली हमने देख लिया था। तो ये हमने चीजें जो थी यहाँ तक अपना पहले लेक्चर में अच्छे से कंटिन्यू करी। सेकंड लेक्चर में उन्होंने कुछ आपका लैंड रिफॉर्म किए थे, कुछ वो व्यवस्था लेके आए थे, ठीक, लघु वसूलने के लिए। और हमने उस व्यवस्था में एक व्यवस्था की बात की थी 1783 ईस्वी में, यानी कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लाए, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको लाने वाले थे। फिर उसके बाद इसमें कुछ समस्या आने लगी, जमींदार जमींदारी छोड़ने लगे, दिक्कत होने लगे। फिर एक नई व्यवस्था की तरफ बढ़े। हम्बोल्ट मैकेंजी ने साउथ इंडिया में बेसिकली इनके अंदर आपका जो आपका मद्रास आपका प्रेसिडेंसी थी और टॉमस मुनरो वहाँ आपके गवर्नर थे। इन्होंने महल यानी कि एक समूचे गांव के रूप में प्रतिनिधित्व किया और 1822 में आपका महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया, ठीक। और कलेक्टर ने पूरी चीजों को जाकर जांच पड़ताल किया। इसी को हमने मुंडो व्यवस्था कह दी। अलेक्जेंडर रीड ने भी टीपू सुल्तान के बाद उस क्षेत्र में अप्लाई किया जो मद्रास बेसिकली जो उनके अंडर आता था, जो आप कर्नाटिक वाला जो क्षेत्र था। सब कुछ ठीक रहा, उन्हें उम्मीद थी सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी मनपसंद फसलों को उगवाया कि जो यूरोप के लिए बेनिफिट हो, जैसे अफीम की खेती उन्होंने कराई, नील की खेती उन्होंने कराई, चावल कराई, कपास कराई, चाय कराई, गेहूं कराई, पटसन कराई, जूट, कॉफी, रबड़, कोकोआ उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग जगह पर लगाया और उसकी प्रोडक्शन कराई। इतना हमने देख लिया था। फिर था भारतीय मांग की नील पूरे विश्व बाजार में क्यों थी, थोड़ा हमने उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन देखी, उष्णकटिबंधीय पौधा है। और 13वीं शताब्दी में इटली और ब्रिटेन में कपड़े का विकास होने लगा था, उसकी रंगाई के लिए, कलर बनाने के लिए हमको नील की आपका जरूरत थी। उसी के साथ हमने देखा कि किस तरह से नील बागानों पर लोगों की चीजें बढ़ रही थी, ब्रिटेन में लोगों की दिलचस्पी कैसे बढ़ रही थी, किस तरह से नील में 1788 में केवल 3% आपका 30% ही होल्डिंग कैपेसिटी थी पूरे वर्ल्ड में, लेकिन 1810 में आप देखेंगे कि लगभग 22 सालों में कैसे 95% आपका पूरा मार्केट जो है भारत पकड़ गया। तो इतना हम लोग आपका देख चुके थे नील की खेती कैसे होती है। आज हमें बेसिकली इस पर बढ़ना था कि नील की खेती कैसे होती है, ठीक, इस पर हमको जाना था। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले पीछे जितना हमने पढ़ा है, यहाँ तक किसी का किसी बच्चे की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं। नील की खेती कैसे होती है? नील की खेती दो तरीके के थे, एक निजी और एक रैयत। निजी मतलब किसी ने अपने पर्सनल बेसिस पर लगाया, रैयत मतलब जमीनों के आधार पर लगाया। निजी खेती की व्यवस्था, बागान मालिक खुद अपनी जमीन पर नील उत्पन्न करते थे। कोई किसी फार्म या बागान का मालिक है और अपनी जमीन पर उन्होंने नील उगाया। दूसरा तरीका क्या था? तो वह जमीन खरीद लेते थे और दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर किराए पर लेते थे और मजदूरों से काम करवाकर नील की खेती करते थे, ठीक। तो सबसे पहले हम इसी को हम पढ़ेंगे, नील वाले, ये वाले, यानी कि जमीन है,
जमीन पे तो लीज पर ले लिया खुद अपनी जमीन में, पर्सनल उसको उगा रहे हैं, मजदूरों से काम कर रहे हैं। एक तरीका ये था। निजी नील की खेती की समस्या। बागान मालिकों को निजी खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ध्यान दीजिए, जो निजी खेती कर रहे थे उनके पास समस्या क्या थी कि निजी जमीन पर ही कर सकते थे। ऐसी जमीन पर आबादी पहले बहुत ज्यादा थी, वह छोटे मोटे खेत में उसके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह जमीन उन्हें कहाँ मिलती थी, उन्हें नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन पर लेने का प्रयास किया और वहां किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव आपका पैदा हो गए। मजदूरों का इंतजाम करना आसान नहीं था। बड़े पैमाने पर बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी। मजदूरों की जरूरत में सबसे ज्यादा उसी समय थी जब किसान धान में व्यस्त थे। असल में नील की प्लांटेशन और धान एक साथ आता था, तो इस वजह से लोगों की प्रायोरिटी क्या बढ़ती थी, धान की तरफ, क्योंकि वो धान की आपका रोपाई करेंगे तो उनके खाने के लिए चावल मिल जाएगा। नील की तरफ लोग आपका मजदूर कम जाते थे। बड़े पैमाने पर निजी खेती के लिए बहुत सारे हलवैल की जरूरत होती थी। बहुत सारे हलवैल चाहिए जो खेतों की जुताई कर सकें। 1 बीघा नील की खेती में 2 हल चाहिए थे। इसका मतलब यह था अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत थी और हलों को खरीदना, उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसान को भी हल नहीं मिलता था। अब किसान के पास भी क्या था, जो हल था वो नहीं मिलता था। उसे अपने ही वहां चीजों की जरूरत पड़ती थी। जिस समय नील उत्पादक को जरूरत होती थी उस समय किसान हल बैल भी चावल की खेती में व्यस्त थे। अब किसान को भी उस समय चाहिए और क्योंकि वो चावल की क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। मान लीजिए किसान के पास भी वो भी मजदूरी करने के लिए आपके पास आ सकता है, लेकिन समस्या की बात ये थी कि उनको भी उसी टाइम अपना काम करना था। तो सारी समस्या क्या थी, एक साथ आपका खड़ी हो रही थी। तो वे हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार प्रतिशत 25 से जमीन में कमी आती गई। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। ठीक, रैयती मतलब जिसपे आपका लोग समूचे रूप से टैक्स भरते थे। ठीक, ये कोई क्षेत्र है, इस गांव में बहुत सारे किसान हैं और ये एक एक करके आपका टैक्स भरते थे कंपनी को। ठीक, तो ये था निजी वाला। तो सबसे पहले आपने निजी व्यवस्था को देखा और निजी नील की खेती पर बात की। तो यहाँ तक सबसे पहले देख लीजिए, किसी को समझ आया कि नहीं आया कि नील रैयत और निजी में कैसे हो रहा है। अब हम इसी के बात करेंगे जो सेकंड है आपका रैयत पर। ठीक है, तो एक हमने देख लिया है, अब हम रैयत की बात करेंगे। रैयत में आगे बढ़ने से पहले निजी में किसी को डाउट, कोई क्वेरी हो मुझसे पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बीघा जमीन की एक आपकी माप है। हम जमीन को किसमें मापते हैं, बीघा, बिस्वा। हमारे यहाँ तो नाली है, अपने उत्तराखंड में क्या है, नाली पर चली है, नाली। अब देखिए जमीन की हर क्षेत्र पर अलग इकाई होती है। कहीं बीघा में नापते हैं, कोई बिस्वा में नापता है, कोई हेक्टेयर में नापता है, कोई एकड़ में नापता है। ठीक, तो सबके यहाँ है। तो जमीन की एक पैमाने से ब्रिटिश शासन में बीघे का आकार अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों का क्षेत्र करीब 1/3 एकड़ तय करता था। कितना, 1/3 पार्ट ऑफ एकड़। चलिए, अब हम बात करते हैं जमीन पर रैयतों की नील की खेती। तो निजी का हमने देख लिया, अब रैयतों की बात करते हैं कि रैयतों में कैसे नील की खेती हो रही थी। क्योंकि निजी नील की खेती में क्या समस्याएं थी,
ये हम देख चुके थे। ठीक, रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी कि सट्टा करते थे। कई बार गांव के मुखिया भी रैयतों की तरफ से समझौता कराने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध दस्तखत करते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिलता था। आप नील उगाइए, बागान मालिक आपको नगद पैसा देगा और वो भी कम ब्याज पर। कर्जा लेने वाले रैयत में अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। मान लीजिए आपके पास इतना बड़ा भाग है, तो इतने बड़े भाग पर आपको नील की खेती करनी होगी। कौन से बड़े भाग पर? ये जो भाग है, यानी कि 1/4 पर आपको नील की खेती करनी होगी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया करा देते। बीज चाहिए, हल चाहिए, सब देंगे। जबकि मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना, फसल की देखभाल करना का जिम्मा काश्तकार जो उसमें खेती कर रहा है के ऊपर रहता था कि भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको हल दे सकता हूँ, बैल दे सकता हूँ, बीज दे सकता हूँ, लेकिन खेती कैसे होगी, बोना काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत का नया कर्जा मिलता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। कुछ पैसे लिए, उन्होंने नगद पैसा दे दिया, ठीक, उनका नील बिका, उनके पैसे उतर गए, कुछ उनके बच्चे बोल दिए, फिर नया कर्जा दे दिया, ताकि एक साइकिल रूप में उन्होंने आपको डेवलप कर लिया, ताकि मजदूर हमसे दूर ना जा सके और मजदूर को हम कैसे आपका इसके अंदर फांस सकें ये देखा। जो किसान जिन पहलों जिन जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की कीमतें मिली थी जो बहुत कम थी। कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। समस्या और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेत में नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी, वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। जड़ें कैसी हैं? गहरी है, और क्या कर रही हैं? सारी ताकत वो आपका खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद धान की खेती नहीं की जा सकती थी। अब मेन खाने का चीज था कि गेहूं और चावल है वो कहाँ से आए, ठीक है, तो नील की खेती नहीं की जा सकती थी। अब इसमें क्या हुआ थोड़ा सा देखेंगे आप, तो ये देखिए, नील से खेतों से फैक्ट्री तक ले जाने वाले नील के पौधे, पहले नील कटा, देखिए नील कटा है, गट्ठर के रूप में उसको ढोकर आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। फिर देखिए, एक इसमें पूरा जो है आपका प्रोसेस समझाया गया है नील के प्रोडक्शन को लेकर। ठीक, पहले एक बार आप देख लीजिए, फिर इसमें हमें आगे देखिए। चलिए देख लिया, थोड़ा प्रोसेस में आपको समझा देता हूं नील का उत्पादन कैसे होता है। सबसे पहले देखिए, नील है, वीटर वाट में जाता है, फिर नील को लोग काट के लाते हैं और इन्हीं हौज में उनको किडवन हौज यानी कि फर्मेंटेशन के लिए नील को डाला जाता है। नील की खेती के पास स्थित नील का एक कारखाना है और ये विलियम सिंपलन ने इसका चित्र बनाया, ठीक है, चित्र 10 देख लिया। नील के पौधे को होद तक ओढ़ते ढोकर गिरती हैं। खेत में कांटा इकट्ठा करा, नील का जो होद है उस तक आपका जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, होद में घोल कर हिलाना होगा। खड़ा नील मजदूर होद में
वहां पड़े घोल को हिलाने का इस्तेमाल करेंगे। पेंडल हैं, खड़े होकर मजदूरों को 8 से भी घंटे ज्यादा समय तक आपके कमर भरे आपके नील को घोल में खड़ा रहना पड़ता है। ठीक, क्या रहना पड़ेगा? खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, नील आमतौर पर बागान मालिक की फैक्ट्री के आसपास ही होते थे। कई ये वहां कटाई के बाद नील के पौधे कारखाने यानी के वेट्स यानी के होद तक पहुंचा दिए जाते थे। रंग बनने का काम 3 से 4 कुंड के बीच होकर गुजरना पड़ता था। पहले एक स्टेप में जाएगा, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, इस तरीके से जाके नील का प्रोसेस होता था। प्रत्येक होद का अलग अलग काम था। नील की पत्तियों को तोड़कर पहले गर्म कुंड में पानी में कई घंटों तक डूबा जाता। पत्तियां टूटी, फिर उसको गर्म कुंड में दबाइए। और होद का किडवन था। जब पौधे किडवन होते थे तो दुर्लभ बुलबुले उठते थे और आपका सड़ी हुई पत्तियों से निकलता था। द्रव को एक हौद में छान जाता था, दूसरे हौद में पहले के ठीक नीचे बैठ जाता था, दूसरे हौद में आपका वीटर वार्ड में घुलकर हिलाया जाता था। पेंडलों से खंगाला जाता था। यह द्रव हरा और उसे नीला हो जाता था। हौद में चूने का पानी डाला जाता था, जिसे धीरे धीरे नील की पपड़ी नीचे बैठ जाती थी और ऊपर सफेद द्रव आ जाता था। द्रव को छानकर अलग कर लिया जाता था और उसे नीचे नीली जमीन, गाद, कुंड, लुप्ती आदि को बोल दिया जाता था और उसको निचोड़कर बिक्री करने के लिए सुखा दिया जाता था। बिक्री के लिए तैयार नील, यदि आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं, दाब कर सोच सकते हैं, डाली गई लुप्ती में मजदूर के आधार पर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक, ये था एक पूरा नील का प्रोसेस। ठीक, जिसके आधार पर अब क्या था? अब हुआ नील, नील की खेती होगी, मजदूरों को दिक्कत होगी तो समस्या खड़ी हो जाएगी और आपस में टकराव होगा तो आंदोलन का रूप, विद्रोह का रूप लेगा। नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में यानी कि 1860 के आसपास बंगाल में हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया। जो उनकी रैयतें थी, जिन खेतों में, जिन गांव में आपका नील बोया जाता था, उन लोगों ने इनकार कर दिया कि हम लोग नील नहीं उगाएंगे। वे ताकतवर भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। कौन? जो लोग नील को क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वाले सामाजिक बहिष्कार कर दिया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली की, आपका गुमशत यानी कि जो उनके एजेंटों की पिटाई कर दी गई। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो नील की खेती करेंगे और ना ही कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों को लाठियां और गुंडाधारी से हम आपका डरेंगे। नील के वहां किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बगावत की ताकत कहां से मिली, इसका कोई शक नहीं कि नील की खेती में अत्यंत दमनकारी थी, लेकिन जो लोग दबे थे उन्हें हमेशा बगावत करती। ऐसा कभी नहीं होता था। 1859 में नील की रैयत को लगा कि किसान बागान मालिकों के खिलाफ बगावत, उन्हें स्थायी मजदूर और मुखियों का समर्थन मिला। बहुत सारे गांव में जिन मुखियों से नील के अनुबंध पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्हें नील की खेती में इकट्ठा कर दिया गया। लाठियों के साथ आमने सामने लड़ाइयां लड़ी गईं। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत करके उस्काया गया। जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिकन जबरन लंबे समय तक उसमें जमीन जीने लगे थे। नील के किसानों को भी यह लगता था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डर गई। नील की खेती करने वाले जिलों और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 में सर्दियों के इलाकों का आपका दौरा किया और रैयतों को लगा कि सरकार ने उनकी दुर्दशा से परेशान है।
बरसात में मजिस्ट्रेट एलन इल्डन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? आपका मजबूर नहीं किया जाएगा, कोई जबरदस्ती किसी से नील की खेती नहीं करा सकता। इस नोटिस के आधार पर लोगों में खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दिया है। इंडियन किसानों को शांत और विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कहते हैं। उनकी कार्रवाई को किसान अपने विद्रोह का समर्थन मान लिए। जैसे जैसे नील विद्रोह फैला, कलकत्ता में पढ़े लिखे लोग भी नील जिले की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती, अत्याचारी यानी कि नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार ने बगान मालिकों की रक्षा करने के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन की व्यवस्था के जांच के लिए एक नील आयोग बनाया। क्या बनाया? नील आयोग भी बनाया। इस आयोग ने बागान मालिकों में दोषी पाया और उन्हें आलोचना की कि आयोग ने कहा है कि नील खेतों को तैयार करना एक सौदा था। आयोग ने रैयतों से कहा कि मौजूदा अनुबंध को पूरी तरह से आपका नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बगानों में नील को धराशायी हो गया और उसके बाद मालिक भार धरने दिए। 19 सदी के आखिर तक कृत्रिम रंगों का निर्णय होने लगा। उससे व्यवसाय पर पूरी तरह से प्रभावित हुआ। वे उत्पादन काम में सफल रहे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण में आकर किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया। कैसे दिया? किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया। आप 9th क्लास पढ़ोगे, उसमें ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक, चंपारण आकर उन्होंने किसानों को देखा मिला। 1917 में महात्मा गांधी ने नील बागान का मालिकों के खिलाफ एक चंपारण आंदोलन किया। तो पूछा जाता है 1917 में एक चंपारण आंदोलन के बारे में पूछते हैं, क्या था? तो बेसिकली नील के खिलाफ गांधी जी का क्या था? आंदोलन था। क्या था? गांधी जी का आंदोलन। ठीक, तो ये था नील की स्थिति। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये पूरी नील की कहानी थी जो हमने इसमें देखा और चैप्टर आपका पूरा खत्म हो गया। तो पहली बार बच्चों सारा चैप्टर हमने पढ़ लिया। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, एक बार पूछ लीजिए, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब मैं आपसे और कुछ थोड़ा सा इसका ऑप्शनल देख लेते हैं, कुछ ऑप्शन क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए, निम्नलिखित के लिए जोड़े बनाइए। बताइए बच्चों, जोड़े कैसे बनेंगे? निजी को क्या बना देंगे? बागान मालिकों के अपनी मर्जी से खेती, और महल का मतलब होता है ग्राम समूह, और रैयत क्या थी? अब देखिए, अब आपको मिलाना है रैयती और रैयती में
क्या होगा, सोच के देखिए। रैयत, रैयतों की जमीन पर खेती। ठीक, तो एक बार आप अच्छे से पूरा जाकर मिलान को देख लीजिए और इन पर बात कीजिए, पहले चैप्टर का रिवीजन कीजिए, फिर थोड़ा से ये मिलान है, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम आगे आगे बढ़ जाएंगे और इन सारे विषयों को अच्छे से जो है गौर करके हम देखें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी हो एक बार पूछ लें, क्योंकि हम चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं और हमारा समय भी समाप्त हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।